नमस्कार, स्वदेश खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर के साथ, यानी कि बाजार के टूटने के साथ। बाजार में आज भारी गिरावट। बाजार में आज भारी गिरावट देखने को मिली। आखिरी घंटे में हल्की रिकवरी के बावजूद निफ्टी 371 अंक गिरकर 16,614 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी बैंक में करीब 1200 अंक टूट गए। किन शेयरों और सेक्टरों में दिखी सबसे ज्यादा गिरावट, बताने के लिए हमारे सहयोगी पूजा त्रिपाठी जुड़ रही हैं। आज बाजार में भारी बिकवाली देखने को मिली। निफ्टी इंट्राडे में 500 अंक तक गिरा और 16,500 के भी नीचे फिसला। इसके अलावा सेंसेक्स में अगर बात करें तो 1800 अंक तक की गिरावट यहां पर देखी गई है। ओमिक्रॉन के टेंशन और कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच बाजार में आज भारी बिकवाली देखी गई। सबसे ज्यादा कमजोरी थी मेटल, रियल्टी, बैंक और फाइनेंशियल शेयरों में। आज सबसे ज्यादा कमजोरी देखी गई और सभी सेक्टरल इंडेक्स आज लाल निशान में ही कारोबार कर रहे थे। निफ्टी की बात करें तो 370 अंक गिरावट यहां पर देखने को मिली। सेंसेक्स में करीब 1200 अंकों की गिरावट और बैंक निफ्टी में भी करीब 1180 अंकों की गिरावट देखी गई है। निफ्टी में लेकिन कुछ ऐसे भी स्टॉक्स थे जो कि आज हरे निशान में थे। उसमें टॉप गेनर था सिप्ला। अच्छी खबर के चलते इनके एक इंजेक्शन को अप्रूवल मिल चुकी है यूएस एफडीए की तरफ से। उसकी वजह से आज करीब 3 से 4% तक की तेजी भी सिप्ला में देखी गई। उसके बाद एचयूएल और डॉक्टर रेड्डीज भी हरे निशान में ही आज कारोबार कर रहे थे। गिरने वाले शेयरों में बीपीसीएल, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, इंडसइंड बैंक ही आज के टॉप लूजर थे। मेटल शेयरों में आज भारी गिरावट देखी गई, जिसमें कि टाटा स्टील तो है, इसके अलावा सेल, जिंदाल स्टील, हिंडाल्को, यहाँ पर भी आज काफी ज्यादा कमजोरी थी। रियल्टी शेयरों में भी दबाव दिखा, जिसमें कि डीएलएफ, आईवी रियल, ओबरा रियल्टीज, प्रेस्टीज एस्टेट्स, यहाँ पर काफी ज्यादा दबाव देखा गया। बैंक निफ्टी के जो शेयर्स थे वो भी कमजोर थे, जिसमें कि बंधन बैंक, आरबीएल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और फेडरल बैंक, ये कुछ ऐसे निजी बैंक थे मिड कैप स्पेस के जहां पर की कमजोरी थी। और आज हमने देखा कि जो ओमिक्रॉन की टेंशन चल रही है उसके चलते आज अनलॉक थीम वाले जो शेयर थे वो भी टूटे हैं, जिसमें कि आईआरसीटीसी, इंडिगो, इंडियन होटल्स और ईज माई ट्रिप, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर की भारी गिरावट देखी गई है। ये तो बात हुई कि बाजार में क्या गिरा, लेकिन बाजार इतना क्यों गिरा? क्या ये सिर्फ ओमिक्रॉन की वजह थी या और भी कुछ वजह हैं? चलते हैं सीधा डिम्पी कालरा के पास। बिल्कुल 5 कारण आपके सामने मैं रखूंगा जिसकी वजह से बाजार इस तरह के लहूलुहान होते दिख रहे हैं, लेकिन ठीक उससे पहले कुछ आंकड़े भी रखना चाहूंगा। अगर आप आंकड़ों के लिहाज से देखेंगे तो आपको थोड़ी सेंस लग जाएगा कि बाजार थोड़ा क्रैक तो देख ही रहा है। पहले आते हैं गिरावट पे। ओमिक्रॉन की जो दहशत है उसकी दहशत असर यहाँ तक पहुंची कि बाजार 3% तक के कट ले गए। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन सभी में 3% से ज़्यादा के कट हैं। ये सिर्फ मैं आज के आंकड़े आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप इनको देखेंगे रिकॉर्ड स्तरों से कितने टूटे। रिकॉर्ड स्तर कब बने थे? ये रिकॉर्ड स्तर बने थे आज से ठीक 2 महीने पहले। उस दिन तारीख थी 19 अक्टूबर। तो 19 अक्टूबर से सेंसेक्स में जो गिरावट आई है करीब 7,000 पॉइंट की, निफ्टी पे 2100 पॉइंट की, तो बैंक निफ्टी के अंदर 7600 पॉइंट की गिरावट आ चुकी है। अगर परसेंटेज में देखा जाए तो ये करीब 10% बनती है। अब आते हैं कि सिर्फ भारतीय बाजार ऐसे टूटे हैं, ऐसा नहीं है। ग्लोबल मार्केट्स में भी जो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं दिख रही है। वजह यूएस मार्केट्स भी बनती हुई दिख रही है, इसलिए आप ज्यादातर एशियन मार्केट्स को देख पा रहे हैं। इनका एवरेज सेल ऑफ यानी कि एवरेज गिरावट वो करीब 1.5% के आसपास की रही है। अब बाजार के अंदर क्यों ये गिरावट आई, इसके 5 बड़े कारण हैं, जिसमें पहला कारण अपनी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ओमिक्रॉन की दहशत से यूरोप खासकर यूरोप में जो केसेस बढ़ रहे हैं वो बहुत ज्यादा हैं और डरावनी स्थिति पर पहुंच चुके हैं। 1 लाख केस यूके के अंदर आ रहे हैं, तो ये अपने आप में एक चिंता बढ़ा देता है। दूसरी बात, जब इस तरह के केसेस आते हैं तो क्या लॉकडाउन लग सकता है? ऐसा मेरे और आपके मन में, दोनों के मन में सवाल चल रहा होगा। अगर लॉकडाउन की परिस्थिति बन जाती है आने वाले दिनों में तो इकोनॉमी को जो रिकवरी का पाथ पे चल रही है उसको धक्का लग सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, यूएस फेड वो ये कह रहा है कि हम टेपरिंग शुरू कर रहे हैं, अगले साल से लिक्विडिटी को कम कर देंगे, बॉन्ड खरीद की प्रक्रिया को आगे बढ़ा देंगे। ये
पूरे ग्लोबल मार्केट्स को लेकर लिक्विडिटी को लेकर प्रॉब्लम है और ये लिक्विडिटी भारतीय बाजारों को बहुत अच्छा पुश देती है। तो ये तीसरा बड़ा कारण था। चौथा, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ये कहा है कि हमने ब्याज दरें हल्की सी बढ़ा दी है, उसका बेनिफिट भी अब आगे चल के हो सकता है दूसरे सेंट्रल बैंकर्स भी उठाएं और ये कह दें कि हम भी आगे चल के ब्याज दरें बढ़ाने वाले हैं। तो ये एक पॉइंट रहेगा जो कि नोटिस होगा। पांचवा, एफआईज की लगातार बिकवाली है। दिसंबर में 26,000 करोड़ से ज्यादा का माल उन्होंने बेच दिया भारतीय बाजारों में भी और दूसरे विदेशी बाजारों में भी सेलिंग हो रही है। तो ये एक 5 बड़े कारण थे इसके वजह से बाजार टूटे। ये थे डिम्पी कालरा आपके सामने बाजार में आई गिरावट के 5 कारणों को लेकर। कहाँ? सिर्फ ईटी 9 देश पर। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बाजार में गिरावट के लिए ओमिक्रॉन और फेड के निर्णय ही जिम्मेदार हैं, ये कहना है एल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट के डायरेक्टर और सीईओ हिरेन वेद का। ईटी 9 और ईटी 9 देश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि इन दोनों फैक्टर्स के ओवर वैल्यूएशन में करेक्शन जरूर आया है, लेकिन बाजार का बुल रन अभी भी इंटैक्ट है। मार्केट अपने चाल से चलती है। मेरे हिसाब से आई थिंक 2 चीज हुई। एक तो ये ओमिक्रॉन वायरस का जो नया वेव शुरू हुआ, खैर सबको ये लग रहा था कि ठीक है 2 वेव देख लिए तो तीसरा वेव भी देख लेंगे, इतना कोई इम्पैक्टफुल नहीं होना चाहिए। और इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि ये इम्पैक्टफुल है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन गवर्नमेंट्स जो हैं वो पैनिक नहीं करनी चाहिए। अगर उन्होंने वापस रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जोर से तो फिर वापस सेंटिमेंट थोड़ा सा खराब हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ओमिक्रॉन की वजह से थोड़ा सा सेंटिमेंट एक खराब हुआ है। दूसरा, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से फेड बहुत ही हॉकिश हो गया, पहले बहुत ही डविश था, फिर बहुत ही हॉकिश हो गया, और ये सब जब भी चीजें होती हैं तो मैक्रो मूव्स बड़े आते हैं, तो कोई ये देखता नहीं है कि आपके फंडामेंटल्स क्या हैं क्या नहीं है। और जनरली ऐसे जो टर्न होते हैं, मैक्रो टर्न्स, वो एक कारण बन जाती है कि जहां जहां ओवर वैल्यूएशन है वहां पे, और जहां पे से थोड़ा स्पेक्युलेटिव फर्वर ज्यादा है वहां पे करेक्शन आ जाता है। तो मुझे लगता है वही हो रहा है। बट मेरे हिसाब से बुल मार्केट इंटैक्ट है। ये हर एक बुल मार्केट में सीवियर करेक्शंस आते हैं बीच में, जो लोग पेशेंस और कन्विक्शन टेस्ट करते हैं। तो ये मेरे हिसाब से वही है। इट इज गोइंग टू टेस्ट आवर पेशेंस एंड कन्विक्शन। बट मेरे मन में कोई ऐसा संदेह नहीं है। मेरे हिसाब से बुल मार्केट इंटैक्ट है, करेक्शन आ रहा है, और वजह अपन करेक्शन की वजह अपन कोई भी ढूंढ सकते हैं, और हमेशा किसी ना किसी कारण को हम बकरा बनाते हैं। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट कि एक करेक्शन की जरूरत थी और वो करेक्शन हो रहा है। चलिए, बुल मार्केट इंटैक्ट है कहना है हिरेन वेद का। अब शेयर मार्केट से आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कमोडिटीज मार्केट की। 7 एग्री कमोडिटी वायदा पर तत्काल प्रभाव से वित्त मंत्रालय ने रोक लगा दी है। इस खबर पर और डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी विश्व मोहन जुड़ गए हैं। विश्व मोहन, पहले आप बताएं कि कौन कौन सी एग्री कमोडिटीज हैं जिन पर रोक लगाई गई है, बैन के पीछे क्या वजह हो सकती है और इसका कमोडिटी बाजार पे क्या असर पड़ सकता है। एक अहम फैसले के तहत 7 एग्री वायदा पर रोक लगा दी गई है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के बाद सेबी ने यह आदेश जारी किया है। उसके बाद से एक्सचेंज पर 7 एग्री वायदा कॉन्ट्रैक्ट के नए कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करने पर पाबंदी लगाई दी गई है। इनमें जो 7 कॉन्ट्रैक्ट हैं वो गेहूं के हैं, पैडी के नॉन बासमती सेगमेंट वाले हैं, दलहन में मूंग और चना है, तिलहन में मस्टर्ड है, सोयाबीन के सारे डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स है और साथ ही क्रूड पाम तेल है। इन सभी पर अगले 1 साल तक के लिए पाबंदी लगा दी गई है। हालांकि चना और सरसों ऐसे कॉन्ट्रैक्ट थे जिनमें पहले ही से ही पाबंदी है, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि अगले 1 साल तक इन सभी कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी नए प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किए जाएंगे। हालांकि जिनकी पोजीशन पहले से ही इन कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर हैं तो वो अपनी पोजीशन को काट सकते। तो एक अहम फैसला कमोडिटी वायदा बाजार को लेकर। हालांकि अगर इसके असर की बात करें तो कमोडिटी डेरिवेटिव पार्टिसिपेंट्स है वो काफ़ी नाराज़ है। उनको लगता है कि स्टेक होल्डर्स की राय ली जानी चाहिए, अचानक से इस तरह के फैसले नहीं लिए जाने चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से दलील ये दी जा रही है कि महंगाई जिस तरह से बढ़ गए हैं, खास करके दलहन और तिलहन को लेकर, और डिमांड और सप्लाई का जो गैप है और जो फंडामेंटल्स है उसके विपरीत वायदा बाजार में अनावश्यक
तौर पर उतार चढ़ाव कीमतों में देखने को मिलते हैं। उस वजह से इन वायदा को बंद किया गया है। जब बाजार स्थिर होगा तो वापस से 1 साल बाद इन कॉन्ट्रैक्ट्स को लॉन्च किए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं एफएमसीजी मार्केट की और के सबसे बड़े प्लेयर हिंदुस्तान यूनिलीवर की। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने एक बार फिर अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों में 7 से 10% तक का इजाफा कर दिया है। त्योहारी सीजन यानी कि फेस्टिव सीजन के बाद पिछले 3-4 महीनों में बड़ी एफएमसीजी कंपनियों के साथ साथ एचयूएल ने भी लगातार अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों में बढ़ोतरी करी है। सारा डिटेल्स दे रही हैं हमारी सहयोगी कृतिका अरोरा। कृतिका, कितनी बढ़ोतरी हुई है आप हमें बता सकती हैं? हिंदुस्तान यूनिलीवर ने एक बार फिर अपने कुछ प्रोडक्ट्स के प्राइसेस दिसंबर में बढ़ा दिए हैं और ये प्राइस राइज 7 to 10% की रेंज में है दिसंबर के लिए। तो कंपनी पिछले 3-4 महीनों से अपने प्राइसेस लगातार बढ़ा रही है क्योंकि वो इनपुट कॉस्ट को वो खुद फेस कर रही है, वो उसको कस्टमर्स को पास ऑन करना है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि अक्टूबर में भी कंपनी ने कम से कम 9% तक अपने प्राइसेस बढ़ाए थे। नवंबर में भी 3 से 10% की रेंज में अपने प्राइसेस बढ़ाए थे और अब फिर एक बार फिर दिसंबर में कंपनी ने अपने कुछ प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। तो दिसंबर में कंपनी ने लाइफ बॉय मल्टी पैक के प्राइसेस बढ़ाए हैं और ये प्राइस जो है वो अब 124 का है जो पहले 115 का आता था। इसी तरीके से लक्स मल्टी पैक का प्राइस अब 150 हो गया है जो पहले 140 का आता था। लक्स सिंगल 100 ग्राम्स का सोप जो पहले 28 का था अब वो 30 का है। सर्फ एक्सेल डिटर्जेंट केक जो पहले 98 का था वो अब 108 का है। और इसी तरीके से रिन 250 ग्राम्स का सोप जो पहले 16 का था वो अब 18 का है। और डीलर सोर्सेस कहते हैं कि इस तरीके से कंपनी आगे आने वाले कुछ महीनों में और ऐसे प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ा सकती है, ऐसा वो कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कृतिका इस खबर के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की। सिटी बैंक के रिटेल कारोबार को अधिग्रहण करने के लिए एक्सिस बैंक सबसे आगे नजर आ रही है। खबर है कि एक्सिस बैंक सिटी बैंक के अलावा भी कई और बैंक हैं जो कि इस रेस में हैं। सिटी बैंक के रिटेल कारोबार में 25 लाख से ज़्यादा कस्टमर हैं और 12 लाख से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स हैं। ज़रा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अंकुर, एक्सिस बैंक तो है ही रेस में, क्या और भी बैंक्स हैं जो इस रेस में हैं, उनके नाम मिल पा रहे हैं? जी हाँ, सिटी बैंक के रिटेल कारोबार को एक्वायर करने के लिए एक्सिस बैंक फ्रंट रनर हो सकता है, क्योंकि हमें मिली जानकारी के मुताबिक एक्सिस बैंक ने करीब 14,000 करोड़ रुपए से लेकर 15,000 करोड़ रुपए तक की बिड सबमिट की हो सकती है सिटी बैंक रिटेल एसेट्स के लिए। और ऐसा नहीं है कि एक्सिस बैंक अकेला कंटेंडर था, इसके अलावा इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इन्होंने भी बिड सबमिट की है। लेकिन हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक्सिस बैंक शायद फ्रंट रनर हो सकता है। जो सिटी बैंक का रिटेल कारोबार है और जिसकी वजह से यहाँ पे ये बिड्स सबमिट की गई हैं वो काफ़ी लॉयल कस्टमर्स हैं सिटी बैंक के, क्योंकि आपने देखा होगा अक्टूबर के महीने में जो आरबीआई का डेटा आया था उसके मुताबिक इसके बजाय कि सिटी बैंक अपना रिटेल कारोबार बेच रहा है, तब भी जो क्रेडिट कार्ड के स्पेंड्स थे वो करीब 22% बढ़े थे ईयर ऑन ईयर। तो इसलिए शायद ये लेंडर्स का इस बिजनेस में काफ़ी कॉन्फिडेंस है, इसलिए एक एग्रेसिव बिडिंग हुई हो सकती है सिटी बैंक के रिटेल एसेट्स के लिए। हालांकि अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन दोनों साइड से नहीं आया है, ना तो एक्सिस बैंक की तरफ से ना सिटी बैंक की तरफ से। लेकिन सिटी बैंक ने हमें ये जरूर बोला है कि जो ड्यू प्रोसेस है वो अभी चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर इस जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ओमाइक्रॉन की। भारत में ओमाइक्रॉन वेरिएंट के मामले लगातार बढ़ते हुए 167 के पार पहुंच चुके हैं। आज एक दिन में ही कुल 11 मामले सामने आए हैं। वहीं ओमिक्रॉन के कुल मामलों पर नज़र डालें तो सबसे ज़्यादा 54 केस महाराष्ट्र में डिटेक्ट हुए हैं, जबकि राजधानी दिल्ली में 24, तेलंगाना में 20, कर्नाटका में 19, राजस्थान में 17, केरल में 15, गुजरात में 11, पश्चिम बंगाल में 4 मामले आए हैं, जबकि आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, तमिलनाडु में ओमिक्रॉन के एक केस मिले हैं। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच चेतावनी दी है कि देश को किसी भी हालात का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आइए सुन लेते हैं उनकी बात को। We should prepare. We hope that things should not be that bad. We need more data because data is still not there and the cases are still few. But whenever there is a surge happening in other parts of the world,
we have to monitor it closely and be prepared for any eventuality. So it's better to be prepared than to be caught off guard. यूरोप और अफ्रीकी देशों में ओमिक्रॉन के तेजी से बढ़ते मामलों को देखकर भारत सरकार की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। यही वजह है कि सरकार ओमिक्रॉन के रिस्क वाले देशों की लिस्ट की समीक्षा करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक एट रिस्क वाले देशों की सूची में सरकार कुछ और देश के नाम भी जोड़ सकती है। जरा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता समीर दीक्षित। दुनिया भर में ओमिक्रॉन यानी कोविड के नए वेरिएंट के बढ़ते मामलों को देख भारत सरकार में चिंता बढ़ गई है। यही वजह है कि सूत्र ये बता रहे हैं कि इस हफ्ते यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री और साथ ही एविएशन मिनिस्ट्री एक अहम समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं और समीक्षा बैठक का एजेंडा यही है कि जो अभी एट रिस्क कंट्री की जो लिस्ट है, जो सूची है, उस पर पुनर्विचार किया जाएगा। और माना जा रहा है कि कुछ ऐसे मुल्क जहां पर ओमिक्रॉन के केसेस में लगातार भारी बढ़ोतरी देखी गई है, वहां पर मामले कहीं ज्यादा दर्ज हो रहे हैं, तो ऐसे कंट्रीज को एट रिस्क कैटेगरी में डाला जा सकता है। और सूत्र ये बता रहे हैं कि इसमें विशेषकर यूरोपियन कंट्री के देश शामिल हैं, खासकर जैसे कनाडा है, वहां पर भी लगातार केसेस में बढ़ोतरी देखी गई है। तो ऐसे मुल्क को, देश को इस एट रिस्क कैटेगरी में डाला जा सकता है। दरअसल भारत सरकार की ये एट रिस्क जो सूची है देशों की, ये वो है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय इन देशों से कोई भारत आता है तो उनको भारत आने पर एक प्रोटोकॉल का पूरे तरीके से पालन करना होगा, टेस्टिंग बाकायदा करानी होगी, आरटी-पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट पहले से देनी होगी, सर्विलांस टेस्ट, ट्रेसिंग, ये जो मेथड है इसको बहुत इसका कड़ाई से पालन करना होगा। तो एट रिस्क कंट्री को लेकर के सरकार का ये एक अहम समीक्षा बैठक होने जा रही है। माना जा रहा है कि इस सूची में पुनर्विचार करने के बाद में कुछ देश शामिल किए जा सकते हैं। फिलहाल जो भारत की सूची है उसमें तकरीबन 12 से 13 देश शामिल है, जिसमें चाइना, न्यूजीलैंड, मॉरिशस, घाना ऐसे देश शामिल हैं। और हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक ये एक डायनेमिक लिस्ट है, जिसमें हाल ही में सिंगापुर को एट रिस्क कैटेगरी से हटाया गया था, लेकिन कई देश इसमें अब आने वाले वक्त में जुड़ सकते हैं। फिलहाल भारत में 154 से ज्यादा ओमिक्रॉन के मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन सरकार कोई भी चूक नहीं करना चाहती है और जो स्थिति है उस पर नियंत्रण बरकरार रखना चाहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में ओमिक्रॉन कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार से बूस्टर डोज को देने की मांग भी की। आइए सुन लेते हैं। मेरी केंद्र सरकार से निवेदन है कि जो लोग 2 डोज ले चुके हैं उनको बूस्टर डोज देने की इजाज़त दी जाए, ताकि लोगों के अंदर लोग और सेफ हो सकें। दिल्ली में अब हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर बूस्टर डोज केंद्र सरकार अलाउ करेगी तो सबसे पहले हम अपने हेल्थ वर्कर्स को दे देंगे और फिर बाकी जनता को बूस्टर डोज दे सकते हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने चेतावनी जारी की है। WHO ने बताया है कि ये वेरिएंट दुनिया के गुना पे देशों तक पहुंच चुका है और 1.5 से 3 दिन में इसके मामले दुगने हो रहे हैं। WHO ने यह भी बताया है कि ये उन देशों में भी तेजी से फैल रहा है जहां ज़्यादातर लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन की मार सबसे ज़्यादा ब्रिटेन पर पड़ी है, जहां ओमिक्रॉन के कुल 37,101 के पार मामले पहुंच चुके हैं। डरावनी बात यह है कि 19 दिसंबर को एक दिन में ही इसके 12,133 नए केसेस मिले हैं। वहीं यूके में कोरोना के मामले हर रोज़ नए रिकॉर्ड तोड़ते दिख रहे हैं। 15 दिसंबर को 77,741 नए केस मिले हैं, जबकि 164 लोगों की मौत हुई। वहीं 16 दिसंबर को भी 36,565 नए मरीज मिले और 146 लोगों ने जान गंवाई। 17 दिसंबर को 93,045 नए मामले आए और 111 मरीजों की मौत हुई। 18 दिसंबर को 90,418 नए मामले सामने आए और 125 लोगों की मौत हुई। 19 दिसंबर को 82,186 नए मिले और 45 मरीजों की मौत कोरोना से हुई है। दिल्ली एनसीआर की एयर क्वालिटी में आए सुधार को देखते हुए कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने लगी पाबंदियों में छूट देने का फैसला किया है। कमीशन ने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और ट्रकों की एंट्री पर रोक लगाने को हटाने के आदेश भी जारी किए हैं। पूरी खबर दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभिमन्यु शर्मा। दिल्ली एनसीआर में स्थगित कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए यह काफी राहत की खबर है, क्योंकि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन दिल्ली एनसीआर ने कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन पर लगाई गई रोक हटा दी है। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने संतुष्टि जताते हुए यह फरमाया था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने कई कदम उठाए हैं ताकि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की दर कम की जा सके, जिस पर
लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस ढूंढने को कहा गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई फरवरी के लिए टाल दी थी। यह देखने वाली बात होगी कि कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन एक्टिविटी पर आने वाले वक्त में फिर से कोई निर्देश जारी किए जाते हैं या नहीं, जबकि पहले ही कई बिल्डर्स और रियल एस्टेट डेवलपर्स ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह फरमाया था कि कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन से ज्यादा प्रदूषण नहीं होता है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी ने पहले ही कई स्कूलों के खुलने को रजामंदी दे दी है और कई डेयरी, ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग, पेपर पल्प प्रोसेसिंग, पैडी प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल और गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के खुलने को भी रजामंदी दे दी है। हालांकि इन सबको अपना शेड्यूल स्टैगर करके चलाने का निर्देश दिया गया था ताकि प्रदूषण में कम से कम बढ़ोतरी देखी जाए। पावर मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह भी रखा था कि दिल्ली एनसीआर में किसी भी थर्मल पावर प्लांट को और ज्यादा शटडाउन करने का मतलब यह होगा कि पावर की किल्लत हो सकती है और इसी के चलते केंद्र सरकार ने कोई भी और थर्मल पावर प्लांट बंद करने के खिलाफ अपना पक्ष रखा था सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। बहुत बहुत शुक्रिया अभिमन्यु इस जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ने वाला चुनाव कानून संशोधन बिल लोकसभा में पास हो चुका है। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि चुनाव सुधारों के लिहाज से ये बिल काफी अहम है। आइए उनकी बात सुन लेते हैं। इलेक्शन रिफॉर्म्स अमेंडमेंट बिल लाए हैं, इसमें अच्छी तरह से बहस चर्चा होना चाहिए और हमने उनको विपक्ष के सब साथियों को कहा है कि आप चर्चा में हिस्सा ले करके अपना सुझाव भी दीजिए। देश सुनना चाहता है और पार्लियामेंट जो है वो एक डिस्कशन का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन विपक्ष ने इतना हंगामा किया कि ठीक से नहीं बोल पाया। लेकिन जो बिल का मुख्य प्रावधान है उसको तो मैंने बता दिया और ये चुनाव सुधार की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल लाए हैं और इसमें सब साथ देंगे तो ये देश के लिए अच्छा होगा। सबसे प्रमुख बात ये है कि अब 18 साल हो गई और 18 साल पार होने के बाद भी अभी का सिस्टम ऐसा था कि आपका नाम सूची में नहीं डाल सकते हैं, आप 1 साल रुकना पड़ता था। 1 साल आप सोचिए, अगर 2 जनवरी को अगर आपका नाम सूची में नहीं आया तो पूरे 1 साल आपको वोटिंग राइट से वंचित था। इसको हमने चेंज किया, यानी कि साल में 4 बार आप वोटिंग डालने का आपका विंडो खुला है। फिर जेंडर न्यूट्रल, पहले तो उसमें दी वाइफ लिखा है, यानी कि हस्बैंड अगर कहीं सर्विस कर रहे हैं तो अगर वो सर्विस वोटर है तो उसको वाइफ को मौका देगा, लेकिन अगर वाइफ काम कर रहे हैं तो हस्बैंड का प्रावधान नहीं था, तो हमने उसको स्पाउस करके जेंडर न्यूट्रल किया है। तीसरा है इलेक्शन प्रेमिसेस एक्विजिशन के लिए एक एक्सपांड करने का व्यवस्था था, उसको दायरा को थोड़ा सा बढ़ाया। लेकिन मुख्य रूप से जो आधार को इलेक्टोरल रोल का साथ लिंकिंग है, ये मैंडेटरी नहीं है, ये एक वॉलंटरी है और ये ऑप्शनल है और इससे एड्रेस पता करने में और आपका नाम अगर एक इलेक्शन में आपका वोटर लिस्ट 4-5 जगह में है तो आप 4-5 जगह में तो वोट नहीं करेंगे ना, एक ही जगह करेंगे। तो नकली वोटर, फर्जी वोटर या आपका जो फेक वोटिंग होता है, इसको रोकने में ये आज का जो बिल है ये बहुत बड़ा काम करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन आज प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में पहुंच गई के लिए ईडी ने उन्हें पनामा पेपर्स केस में नोटिस जारी कर पेश होने को कहा था। इससे पहले भी उन्हें नोटिस जारी किया गया था, लेकिन दोनों ही बार उन्होंने नोटिस को स्थगित करने की गुजारिश की थी। दरअसल ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम उन 500 भारतीयों में शामिल है जिनका जिक्र पनामा पेपर्स लीक में किया गया है। इस लिस्ट में अमिताभ बच्चन का नाम भी शामिल है। हालांकि अब तक उनकी ओर से इस बारे में कोई सफाई नहीं दी गई है। एक कॉमिक भले ही कितने की बिक सकती है, 20 रुपए की, 50 रुपए की, या इससे थोड़ी और ज़्यादा, लेकिन क्या आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी कॉमिक बुक की ओरिजिनल कीमत ही चाहे केवल 10% हो, लेकिन बिके 19 करोड़ से ज़्यादा में? जी हाँ, ऐसा ही हुआ है सुपरमैन की एक कॉमिक के साथ। 10 सेंट की मूल की कीमत वाली सुपरमैन की एक कॉमिक की नीलामी 19.76 करोड़ में हुई है। आइए पूरी खबर देखते हैं। आपने अपने बचपन में कॉमिक बुक तो खूब पढ़ी होंगी। खासकर कॉमिक बुक उन लोगों को बहुत पसंद रही हैं जो 80 या 90 के दशक में पैदा हुए हैं। इनमें से बहुत से कॉमिक कैरेक्टर्स ऐसे रहे हैं जिन पर फिल्में भी बनी हैं। इन्हीं में से एक कैरेक्टर है सुपरमैन। सुपरमैन पर तमाम कार्टून, सीरियल और फिल्में भी बनी हैं।
सुपरमैन को लेकर लोगों की दीवानगी में कमी नहीं आई है और दीवानगी का आलम ये है कि सुपरमैन पर छपी पहली कॉमिक बुक ऑनलाइन नीलामी में करीब 19 करोड़ 76 लाख में बिकी है। 83 साल पहले छपी इस कॉमिक बुक के जरिए दुनिया भर के बच्चों की फैंटेसी की दुनिया में सुपरमैन की एंट्री हुई थी। उस एडिशन की बहुत कम कॉपी बची हैं। बताया जाता है 1938 में सुपरमैन की कॉमिक बुक की हजारों कॉपियां छपी थी, लेकिन अब केवल लगभग 100 कॉपियां ही बाकी बची हैं जो अलग अलग कंडीशन में मौजूद हैं। जिस कॉमिक बुक की नीलामी अब हुई है वो इस समय सबसे अच्छी कंडीशन वाली कॉमिक बुक में से एक है। वैसे ये पहली बार नहीं है। 2019 में भी हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन के फर्स्ट एडिशन की एक दुर्लभ कॉपी करीब 23.8 लाख रुपए में बिकी थी, जबकि जिसे 1997 में सिर्फ 1 पाउंड यानी करीब 94 रुपए 35 पैसे में खरीदा गया था। ET नाउ स्वदेश। चलिए, कहते हैं ना कि शौक बड़ी चीज़ है। स्वदेश खबर में अभी के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश।